नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। लिव इन रिलेशनशिप ना तो टैबू है और ना ही अपराध। लीगल होने के बाद से लोगों ने इसे छिपाना बंद कर दिया है, लेकिन रिश्ते को मान्यता मिलने के बावजूद इस रिश्ते से बच्चों को वो एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो वो नहीं मिल पाती है जो अमूमन घर में बच्चों को मिलती है। मिसाल के तौर पर लिव इन में पैदा हुए बच्चों को दादा नाना की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये हमें देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है जो सामने आए हैं। लेकिन इस फैसले को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप से हुए बच्चों को पैतृक संपत्ति का हिस्सा या हकदार वो बनेंगे या नहीं बनेंगे? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे आज के इस शो में, लेकिन चलिए ये रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। भारत में लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चों को अभी तक संपत्ति का हक नहीं मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानूनी स्थिति साफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुरुष और महिला सालों तक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो मान लिया जाता है कि दोनों में शादी हुई होगी और इस आधार पर उनके बच्चों का पैतृक संपत्ति पर भी हक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें एक युवक को इस आधार पर उसके पिता के संपत्ति में हकदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों की शादी भले ही न हुई हो, लेकिन दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहे हैं। ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक बनता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से ऐसे तमाम बच्चों को सहारा मिलेगा जिन्हें अपने माँ बाप की शादी न करने की वजह से समाज प्रॉपर्टी का हकदार नहीं मानता। 18 स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये इस पर्टिकुलर केस में आया है, लेकिन इसकी बारीकियां समझना बहुत ज़रूरी है। फैसले के बाद कुछ सवाल यहाँ पर खड़े उठते हैं, जैसे कि क्या बदल जाएगा उत्तराधिकार का कानून? इस फैसले का असर किस तरह से होगा? क्या महिलाओं की स्थिति पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ लॉयर विराग गुप्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन हमारे साथ जुड़ेंगी, रिलेशनशिप काउंसलर ऋचा होरा भी हमारे साथ आगे चलकर शो में जुड़ेंगी। लेकिन विराग जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। ये जो किस्सा हमने बताया जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, मुझे आपसे ये समझना है कि अब ये केवल एक केस से जुड़ा हुआ फैसला है या आपको लगता है कि तमाम लिव इन रिलेशनशिप में अगर बहुत लंबे समय तक रहा जाता है कपल्स द्वारा और उन्हें बच्चा होता है, उस बच्चे को पैतृक संपत्ति में हकदार क्या माना जाएगा? इस केस के संदर्भ में क्या हमें इस रूलिंग को तमाम लिव इन रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखना चाहिए, समझना चाहिए? सही सवाल किया है और जिस तरीके से इस जजमेंट की रिपोर्टिंग हो रही है उसमें यह सवाल बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है। अब अगर इस जो फैसले के अगर तथ्य देखें तो जो उसमें मेन जो पति पत्नी थे उनकी शादी 1940 में हुई थी और जो बच्चा हुआ था 1942 में, तो ये 80 साल पुराना मामला है। और उस समय जो तथ्य थे और ये जो प्रॉपर्टी का विवाद था, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह रहे हैं, यह प्रिजम्पशन हो जाता है कि वो शादीशुदा हैं और अगर शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे को भी वैधता मिल जाती है जब तक सामने वाला व्यक्ति यह प्रमाणित नहीं कर दे कि वो शादीशुदा नहीं है। और उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रमाण दिए थे शादीशुदा होने के लिए, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी था जिसमें कि बच्चे के माता पिता का नाम लिखा हुआ था, इंश्योरेंस के कई सारे पेपर्स थे। तो दो बातें समझना जरूरी है। पहला कि इसमें कोई ब्लैंकेट उन्होंने अप्रूवल लिविंग रिलेशनशिप को नहीं दिया है, क्योंकि उसके लिए जो हिंदू मैरिज एक्ट हैं या स्पेशल मैरिज एक्ट हैं उसमें सरकार को, संसद को कानूनी प्रावधान करने होंगे उसकी वैधता को करने के लिए। दूसरे नंबर पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं
वो भले ही अनुच्छेद 141 के तहत लोअर कोर्ट्स में पूरे देश में बाइंडिंग हो, लेकिन इस फैसले से जो सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट है उसको उन्होंने उसकी व्याख्या की है और उस व्याख्या के अनुसार उन्होंने बोला है कि इतने लंबे समय तक साथ रहने से, और इसमें एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि ये डीएनए टेस्ट वाला मामला नहीं था, इसमें कागजों के आधार पर उन्होंने पति पत्नी उनको माना है क्योंकि वो पति पत्नी एक दूसरे को बोल रहे थे और उनके बच्चे को इसी तरह से वैधता दी है। इसलिए अगर आज के मॉडर्न युग में किसी को लिविंग रिलेशनशिप के बारे में मान्यता लेनी है तो पहले उन्हें खुद दिखाना होगा कि वो लंबे समय तक पति पत्नी के नाते रह रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक फैसला दिया एक दूसरे मैटर में, और उसमें उन्होंने बोला कि जो एक रेप का मामला था कि आर्य समाज की जो मंदिर में शादी का सर्टिफिकेट इश्यू होता है उसकी मान्यता नहीं है जब तक कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि शादी होने के बावजूद, दिखाने के बावजूद उसकी मान्यता होनी जरूरी है, कानूनी और धार्मिक और सामाजिक तीनों। तो इन तीनों पहलुओं पर किसी भी लिविंग रिलेशनशिप को तौलने की जरूरत है, लेकिन इस जजमेंट से कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं मिलता। काफ़ी अहम बात कही है, क्योंकि तमाम लोगों को इस खबर के बाद यही लगता आ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर कहीं ना कहीं आप पति पत्नी साबित हो जाते हैं तो आपके बच्चे को पैतृक संपत्ति में जो है हक मिलेगा। लेकिन मुझे आपके जवाब में एक चीज़ समझनी है, पति पत्नी अपने आप को दस्तावेजों और तमाम डॉक्यूमेंट्स के तहत कैसे साबित किया जाएगा? मान लीजिए अगर इसी तरह का कोई दूसरा किस्सा होता है तो कैसे प्रूव किया जाए? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें उन्होंने प्रमाण दिए थे कि पति अपने उससे खर्चों से पत्नी के लिए खर्चे देता था। तो अगर हम आज के मॉडर्न युग में देखें तो अब अगर कोई किराए में रह रहा है तो जो किराया नामा है उसमें पति पत्नी का नाम दिखे कि ये पति है ये पत्नी है, बैंक में नॉमिनेशन फॉर्म हो, अगर बच्चा हो तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में उसका नाम हो, और जो दूसरी जगहों पर भी जहां कहीं भी कानूनी पासपोर्ट में दूसरी जगहों पर अगर पति पत्नी का नाम है तो प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि क्या हो सकता है कि उन्होंने दुनिया के निगाह में शादी नहीं की लेकिन वो शादीशुदा अपने आप को मानते हैं, उन्होंने शादीशुदा घोषित किया है और उसके बारे में अनेक प्रमाण हैं। तो इसलिए लिविंग रिलेशनशिप के बारे में जो लोगों का एक कंसेप्ट है कि साथ रह रहे हैं, पति पत्नी नहीं भी हैं और फिर भी उनको पति पत्नी की मान्यता है, यह कानूनी तौर पे बहुत तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि अगर इस फैसले को माना जाए तो कल के दिन अगर तलाक के मामले होंगे तो शादी अगर शुदा कोई मानता है तो उसको फिर तलाक के लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं वो उनके ऊपर अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसके जो अच्छे फल हैं वो खाएं और जो शादी से संबंधित कानूनों की ऑब्लिगेशन से बच जाएं, ऐसा संभव नहीं है। ये तमाम पेचीदगियां हैं जिसको लेकर हमें आगे चीज़ों को सुलझाना पड़ेगा। ऋचा वोरा जो कि एक रिलेशनशिप काउंसलर है हमारे साथ गई हैं, स्वागत है आपका ऋचा जी। इस केस में पर्टिकुलर फैसला जिस पर आज हम शो कर रहे हैं अपने आप में तो काफ़ी अच्छा है, हम इसका स्वागत भी करते हैं इस पर्टिकुलर केस के को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जैसा कि विराग जी ने भी समझाया, तमाम लिव इन रिलेशनशिप्स में अगर वेडलॉक से कोई बच्चा होता है उस पर ये लागू नहीं है। कितना ज़रूरी हो जाता है कि जब आप इस तरह के रिश्ते में होते हैं जो कि कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो शादीशुदा नहीं माना जाता या उसे एक मैरिज नहीं कही जाती है, अब ऐसे में इस तरह की मान्यता मिल पाना और मेंटली तो आप मैरिड ही हैं क्योंकि आप रह रहे हैं इतने सालों से, लेकिन उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है, कितनी बड़ी अड़चन है और एक रिलेशनशिप में ये बात कितनी ज़रूरी हो जाती है या कितनी गैर ज़रूरी हो जाती है? बहुत ज़रूरी है कि आप इस मान्यता को माने। आजकल के दौर से अगर हम देखें तो रिश्तों के मायने बदल चुके हैं। इट्स मोर ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से चला जाता है। अगर आपको ये लिव इन रिलेशनशिप कन्वीनियंट लग रहा है तो इससे बेटर कुछ है नहीं, और अगर कन्वीनियंस ना हो तो शादी के बंधन में भी आप खुश नहीं होंगे। सो इट्स ऑल मैटर ऑफ कन्वीनियंस। जो ये लागू किया गया है उस पे लिव इन रिलेशनशिप पे असर जरूर पड़ता है, बिकॉज लॉट ऑफ कंफ्यूजन कपल्स विल फेस बिकॉज मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा कोई नहीं लेगा उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों ही माँ बाप को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, उठाना बहुत जरूरी है। और उससे पहले ये आपस का तालमेल जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को शेयर कर पाएंगे, वो तय करना बहुत जरूरी है। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो बेसिस है वो है आपकी आपस की तालमेल एज अ कपल। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम कानून के नज़रिए से समझना चाहें विराग जी, तो किस किस सिनेरियो में आप उत्तराधिकारी हो सकते हैं और किस किस तरह की संपत्ति के हकदार हो सकते हैं? देखिए, कानून के लिहाज से देखें तो एक तो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अलग अलग फैसले हैं। अभी एक हाई कोर्ट ने बोला कि लिविंग रिलेशनशिप के दौर पे जो परंपरागत शादियां हैं उन पर एक नई किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगहों पे लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट आदेश देती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम फैसला है जिस पर हम बहस कर रहे हैं, उसका लब्बो लुबाब ये है कि पति पत्नी की तरह रहने वाले लोगों के अगर समुचित प्रमाण हैं तो उसके बच्चे को नाजायज नहीं माना जा सकता और पैतृक संपत्ति में उसका उत्तराधिकार होता है। अब अगर हम संपत्ति की बात करें तो संपत्ति आज की तारीख में 3 तरह की संपत्ति हैं। पहली संपत्ति है पैतृक संपत्ति और मां पक्ष की संपत्ति, दूसरी संपत्ति है पिता की और तीसरी संपत्ति है माता की, क्योंकि अब सिंगल मदर को भी एक मान्यता मिल गई है। तो अब बच्चे को किस किस संपत्ति में उत्तराधिकार मिलेगा, तो उसको सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा पैतृक संपत्ति में, क्योंकि जो HUF का जो कानून है उसके तहत वो परिवार का हिस्सेदार है या नहीं है। तो परिवार का हिस्सेदार बनाने के लिए माता पिता को कानूनन तौर पे हिस्सेदार होना पड़ेगा, औपचारिक तौर पे उनको पति पत्नी अपने आप को दिखाना होगा। तो वो उन्होंने शादी का अपना रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है। अगर शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसको लिविंग रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। तो बगैर शादी के रजिस्ट्रेशन के क्या दस्तावेजी आधारों पर आने वाले समय में लोग पैतृक संपत्ति में दावा कर पाएंगे, इस पर विवाद है। लेकिन माँ और बाप जिनके साथ वो बच्चा रह रहा है, निश्चित तौर पर उसको उनकी संपत्ति में उत्तराधिकार मिलना चाहिए और मिलेगा। बताएं विराग जी, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप को लेके ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। जैसा कि ऋचा ने भी कहा कि ये कन्वीनियंस की रिलेशनशिप होती है, कन्वीनियंस का कनेक्शन होता है, लेकिन अगर कन्वीनियंस की भी बात है तो भी आपको क्या लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि कुछ बदलाव किए जाएं और ख़ास तौर से चुनिंदा चीज़ों पर कानूनी हक देने जैसे बड़े बदलावों और रिफॉर्म के कदम उठाने चाहिए? देखिए कविता जी, इसमें जो कुछ अभी नवीनतम जो कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, 2 बच्चों की नीतियां, मैरिटल रेप, इन सारे विषयों पे जो लिविंग रिलेशनशिप हैं उनके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। और ये हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर जो सामाजिक मूल्य हैं वो एक अलग प्रगतिशीलता में है और जो संसद में कानून बनाने वाले हैं वो परंपरागत भारतीय मानसिकता से एक कानून बनाते हैं। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। तो ये जितने भी जजमेंट्स या जितनी भी चीजें आ रही हैं वो प्रोग्रेसिव जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आ रही हैं। लेकिन इनको पुख्ता आधार देने के लिए जब तक कानून में बदलाव नहीं होगा, जैसे मैरिटल रेप की बात है, तो क्या लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग मैरिटल रेप के दायरे से, वो पुरुष रेप के दायरे से मुक्त रहेगा या नहीं रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शादी ही नहीं है तो मैरिटल रेप के एग्जम्पशन से कैसे मुक्त होगा। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि 2 बच्चों की नीति है और अगर कोई व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप में तीसरा बच्चा करता है तो क्या वो अयोग्यता का शिकार होगा या नहीं होगा। एक हाई कोर्ट ने बोला है कि लिविंग रिलेशनशिप में शादीशुदा लोग लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, सिर्फ 2 कुंवारे लोग ही रह सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के बातें हैं। तो जिस तरीके की एक सामाजिक एक व्यवस्था बन रही है, उस सामाजिक व्यवस्था में मुझे लगता है कि अदालतों को संसद को नए तरीके से इसमें पहल करनी चाहिए। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन भी जुड़ गई हैं। बरखा, स्वागत है आपका। लिव इन रिलेशनशिप के इस पर्टिकुलर केस में जो फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको आप कैसे देखती हैं और कितना बड़ा बदलाव आपके मुताबिक?
ये जो फैसला आया मेरे को तो बिल्कुल भी इस जजमेंट के ऊपर समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से आया। यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करी है। सबसे पहली बात तो बच्चों को कोर्ट में भेजना है। दूसरा बात जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करी है, तो किसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लड़के की कि लड़की की, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है। तीसरी बात, हम किस ओर जा रहे हैं, समाज को किस ओर बढ़ावा दे रहे हैं, इन सब चीजों से पहली बात तो मुझे लिव इन का जो आइडिया है उसमें जो आज प्रोग्रेसिव तरीके से हम रहना चाहते हैं, जैसे अभी बोल ही रहे थे मैरिटल रेप लागू होगा या नहीं होगा, या वो बच्चे मैंने देखा है ज्यादातर बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जो कि बच्चे ऑर्फनेज में छोड़ दिए जाते हैं, ना उन्हें माँ पाल रही है ना उन्हें बाप पाल रहा है। आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप से हुए बच्चों को ऑर्फनेज में छोड़ दिया जाता है? जी, ना तो माँ उसको रखना चाह रही है ना पिता, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लिव इन ले तो आए, ठीक है, यहाँ पर मौज मस्ती करी, अब 2 कुंवारे जुड़े हैं साथ में, 2 दिन की मौज मस्ती, चौथे दिन उनको समझ नहीं आ रहा, वो निकल गए इस रिलेशनशिप में। अच्छा, ये जो आप प्रॉपर्टी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो एक महिला तो अनगिनत लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है और हर बार प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो इसके लिए तो फ्लरिशिंग बिजनेस हो जाएगा ये। तो मतलब किस तरीके, कौन से समाज का गठन कर रहे हैं हम, किस ओर ले जा रहे हैं समाज को, मेरे को बिल्कुल ये जजमेंट समझ नहीं आया। वैसे मिलॉर्ड जरूर इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे तो मैं जरूर समझना चाहूंगी, लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये फिजिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को हम कोर्ट में धक्का दे रहे हैं, बच्चों को हम कोर्ट भेज रहे हैं। अभी तक तो माँ बाप जाया करते थे कोर्ट, अब बच्चे भी जाया करेंगे। क्या मिसाल होगी ये देश के आगे? आप क्या समझती हैं मैडम? बिल्कुल। ऋचा, बताएं यहाँ पर जिस कन्वीनियंस की आप बात कर रही थी शुरुआत में, इस कन्वीनियंस के देखिए बहुत सारे एंगल हैं जो बखूबी बरखा ने भी हाईलाइट किए हैं। कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी अभी भी हम लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको लेकर परेशानियां आगे चलकर कपल्स को झेलनी पड़ती है और उससे भी ज़्यादा उस वेडलॉक से हुए बच्चों को झेलनी पड़ती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी एक सोसाइटी ऐसी है जो एक ट्रेडिशनल वे से चलती आ रही है। ये एक चॉइस है हमारे पास, मगर उस चॉइस के रेपरकशंस क्या है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। बिकॉज गेटिंग इनटू अ मैरिज लॉक इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर ये लिव इन रिलेशनशिप हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी सो टू से टू ईच अदर। एक दूसरे के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज हम इकट्ठे हैं, कल नहीं है, इसका रेपरकशन अच्छा नहीं होगा। बिकॉज राइट नाउ अभी तो बहुत मजे आ रहे हैं इस जनरेशन को ये थॉट प्रोसेस से, और सोसाइटी इज गेटिंग ओपन टू इट, बट इन द लॉन्गर रन इट इज नॉट गुड फॉर द होल सोसाइटी, बिकॉज neither the couple is happy nor the families are happy, और of course सोसाइटी पे असर हो ही रहा है। कोई भी नॉर्म्स क्लियर नहीं है आगे बच्चों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, फाइनेंसेस के लिए, वेयर टू ड्रॉ बाउंड्रीज उसके लिए। सो ये बहुत chaotic सिस्टम होने वाला है unless things are very clear। चॉइसेस जब होती हैं वो आप चॉइस ठीक बनाएं या ना बनाएं, ये आपकी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पर होता है। However, हमें समय के साथ बदलना है, हमें समय के साथ चलना है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो सही लॉ, सही थॉट प्रोसेस, सही कंसिडरेशंस, कीपिंग इंडियन ट्रेडिशन इन माइंड होना चाहिए मेरे साथ। तो ऋचा, एक चीज़ जो मुझे जहन में आ रही है आपका ये जवाब सुनकर, हो सकता है ये सवाल आपको शायद गलत भी लगे, लेकिन क्योंकि दिमाग में आ रहा है तो मैं पूछना चाहती हूँ। अब लिव इन रिलेशनशिप में आप तब तक साथ रहें जब तक आपको रहना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट ये थोड़ा सा हल्का रिश्ता हो जाता है। शादी भी लोग आजकल करते हैं, ठीक है, और 1-8 साल में डिवोर्स भी हो जाता है। तो अगर मैं कमिटमेंट को ही एक आधार लेकर चलूँ तो वो तो ना ही आजकल शादियों में दिखाई दे रही है और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, जिसका तो आधार ही नहीं है कमिटमेंट का। जस्ट बिकॉज आप नॉन कमिटल हैं अपने नेचर में, शायद इसीलिए, या फियर ऑफ कमिटमेंट है इसीलिए आप शायद लिव इन रिलेशनशिप में जाते हो, क्योंकि आपको जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर नहीं चाहिए। लेकिन आजकल शादियां भी तो टूट रही हैं। तो अगर मैं समाज के नज़रिए से या समाज के चश्मे का नज़रिया समझना चाहूँ तो रिश्तों के मायने बदल गए हैं, डेफिनेशंस बदल गई हैं, लोगों की समझ रिश्तों को लेकर बदल गई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक बोला आपने, ठीक चॉइस है आपने जो बोला है। लेकिन बात एक जो है वो अभी भी वही है कि जिंदगी में प्यार सबको चाहिए।
सबको बॉन्डिंग चाहिए, सबको एक कंपेनियनशिप चाहिए, लेकिन वो कंपेनियनशिप, वो लव और वो बॉन्डिंग के लिए तरीके डिफरेंट हैं, तो वो पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। इफ आई एम अ कमिटेड पर्सन बाय नेचर, इफ आई वांट टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी आगे की ओर बढ़े, तो मेरे डिसीजंस और जो मेरी चॉइसेस हैं वो मेरे इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक शादी करने के बाद आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी, या आप कभी डिवोर्स नहीं करेंगे, या ये रिश्ता जिंदगी भर चलेगा, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। लव एंड रिलेशनशिप इज एन एवरीडे जॉब, आपको उस पर काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो लिव इन हो या शादी हो। इट्स ऑल अबाउट द चॉइस यू मेक एज अ पर्सन, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, जब भी शादी होती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आ जाती है, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, आप एक दूसरे को अपना समझ के काम करते हैं कि ये अब मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी है, ये एक शादी एक हमारा दायित्व है। लिव इन रिलेशनशिप में वो थॉट प्रोसेस नहीं आता। लिव इन रिलेशनशिप में आप अपने तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, वो अपने तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, इसमें कुछ हमारा एज सच नहीं होता। It's a matter of convenience again, but in marriages it is yet a matter of a companionship or partnership. यदि टूट भी जाए तब भी बच्चों को समाज से तो एक्सेप्टेंस मिल ही जाती है। बरखा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिंपल फंडा है, समझिए बात को, चाहे मैरिज हो चाहे लिव इन हो, सभी लड़के लड़कियों को एजुकेट करने की जरूरत है हमें कि they should only get married or they should enter any relationship only if they want to. अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तभी मैरी करें या लिव इन में जाएं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो किसी रिश्ते में एंटर ना करें। दे कैन लिव सिंगल। जो आज आप बात कर रहे थे, जो शादियां भी टूट रही हैं, लिव इन भी नहीं ठीक है, तो इसी वजह से तो, क्योंकि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो हम कमिटेड भी नहीं है। जब हम कमिटेड ही नहीं है तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। लेकिन विवाह में और लिव इन में दो फर्क है। विवाह में जो होता है पूरी फैमिली साथ रह रही होती है, दोनों फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज के बड़े लोग होते हैं, जो चाची मामी बुआ माँ बाप, जो माता पिता साथ में रह रहे होते हैं, सास ससुर, वो बच्चों को काउंसिल करते हैं, और एक थोड़ी सी शर्म भी रहती है सोसाइटी की, वो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं उस रिलेशनशिप को, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं जिससे कि चीजें बेटर हो जाए। फिर भी नहीं होती तो भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन लिव इन में तो उन्हें कोई वॉच करने वाला है ही नहीं। आज लिव इन पे आए, कल खटपट हो गई, पहले दिन प्यार, दूसरे दिन तकरार और तीसरे दिन रेप का चार्ज। तो क्या करोगे फिर? कोर्ट कचहरी भागोगे। तो रेप के चार्जेस हो या वो जो बच्चे पैदा हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, खुद का जीवन भी खराब करना है, दूसरे का जीवन भी खराब करना है। तो हमें ये सबसे पहले अपने समाज में एजुकेशन इस तरीके से लानी होगी कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में, जब तक आप उसको 100% नहीं देना जानते मत एंटर करिए। लिव सिंगल, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लिविंग सिंगल। एक तो ये मैसेज है। दूसरा एक मैसेज ये भी है कि लिव इन से जो हमारे जो कंट्री, जो भारतवर्ष है, इसका ताना बाना बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस ताने बाने में लिव इन पहले भी नहीं सूट करता था, लेकिन हमने एक पेश किया, प्रोग्रेसिव होने के लिए हम ये ऐसी चीजें लाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं है। आप देखिए कितने सारे रेप चार्जेस ये जो लिव इन में रह रहे होते हैं, कभी एसिड फेंक रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कभी रेप चार्जेस आ रहे होते हैं। तो मतलब मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर केसेस टॉक्सिक रिलेशनशिप के हैं, टोटल टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप फर्दर आप ये देखिए, आपने 10 लोगों के साथ लिव इन में रह लिया, उसके बाद आप चूज कैसे करोगे कौन सा बेस्ट है? तो बहुत बहुत ज्यादा कंपैरिजन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, सिर्फ प्रॉब्लम्स 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 हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आवर कंट्री इज नॉट मेड फॉर ऑल सच थिंग्स, बट स्टिल हमको अच्छा लगता है, हम वेस्ट को एक करते रहते हैं। की जरूरत है अगर आप इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। आपने काफी अहम पॉइंट्स हाईलाइट भी किए हैं, और जहां तक विदेशों को कॉपी करने की बात है, विदेश तो मेरे ख्याल से
जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो तो लिव इन रिलेशनशिप से शुरुआत होकर उनको ख़त्म भी कर चुके हैं। अब उनका रुझान मैरिजेस की ओर आ रहा है और वो शादी के बंधन में बनकर रहना चाहते हैं, तो अब वो बिल्कुल ही रिवर्स ट्रेंड हो गया। लेकिन विराग जी काफ़ी समय से चुप है, मेरे ख्याल से आप दोनों की पॉइंट्स पर उन्हें भी अपने व्यूज़ रखने हैं। विराग जी। देखिए कविता जी, समाज, संस्कृति, संस्कार, विदेशी भारतीयता, इन सारे चीजों से अलग हटकर हम सिर्फ कानून के दायरे में देखें तो लिविंग रिलेशनशिप को पहली बार मान्यता इस आधार पर मिली कि दो वयस्क लोग संबंध सहमति के आधार पर बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी आधार पर लिविंग को मान्यता मिली, इसी आधार पर एडल्ट्री खत्म की गई और इसी आधार पर अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने वेश्यावृत्ति को भी इनडायरेक्टली मान्यता दिया। लेकिन हम जब अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों की बात, क्योंकि जो लिविंग रिलेशनशिप की मान्यता है वो संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 के तहत जो राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम के तहत है। लेकिन अगर कोई महिला अधिकार चाहती है कि मुझे मेंटेनेंस का अधिकार मिले, अगर कोई महिला चाहती है कि उसके बच्चे को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिले, अगर कोई महिला चाहती है कि वो शादी के बाद बगैर तलाक के अलग नहीं हो, उसके लिए सर्टेन ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। और जहां वो सर्टेन ऑब्लिगेशंस हैं कि सामाजिक और कानूनी तौर पर अपने आप को पति पत्नी के तौर पर दिखाएं, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है और आप दुनिया में सारी जगहों पे कागजों में अपने आप को पति पत्नी के तौर पर दिखाएं, तो उसके बाद फिर उनको कानूनी अधिकार मिलेंगे। तो जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद, जैसे कोई आदमी जमीन खरीदे और उसकी सेल डीड नहीं कराए, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, उसका म्यूटेशन नहीं कराए, तो क्या उसके बेसिस पर उसको बैंक लोन मिल पाएगा? क्या उसके बेसिस पर उसको अधिकार मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसी तरीके से विवाह एक सामाजिक एक संस्था है, सामाजिक एक पारिवारिक संस्कार है, लेकिन अगर उसके कानूनी हक हासिल करने हैं तो कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। ये दोनों का जो विरोधाभास है कि बगैर कानूनी जिम्मेदारी पूरी किए हमको संपत्ति अधिकार मिल जाए, हमको दूसरे अधिकार मिल जाए, मैरिटल रेप के बारे में या फिर पैतृक संपत्ति के बारे में या मेंटेनेंस के बारे में, तो वो शायद ही मुश्किल है और आने वाले समय में अदालतों के लिए और संसद के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यार और रिश्ता दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप जो रिश्ते बनाना चाहते हैं वो दिल जोड़कर ज़रूर बनाएं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जब प्यार रिश्ते में बदल जाता है तो आप केवल आज की नहीं सोच सकते, आपको अपने भविष्य के बारे में और आपके जीवन में आने वाले लोगों, आपके जीवन में जुड़ने वाले लोगों के भविष्य के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। समय लगभग ख़त्म हो चुका है, मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।